हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उन पर बनी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो भाखड़ा नागल परियोजना की अगर बात करें तो ये स्थित है सतलज नदी पर और पंजाब राज्य में। इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो इसका हमारा आंसर सही है सतलज। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या फिर हुगली नदी। तो टिहरी बांध की अगर बात करें तो ये बांध बना है भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो ये नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सतलज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और रावी और ब्यास ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। और जो चेनाब नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा से। तो इसमें से किसका उद्गम भारत से नहीं है? सतलज नदी का, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो सतलज नदी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर झेलम। तो गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, यमुना नदी भी जाती है, क्योंकि यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और रामगंगा नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से जाती है। इसमें से झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये नदी सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसका हमारा जो आंसर सही है वो हो जाएगा झेलम नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चारों ही नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा झेलम भी सिंधु की सहायक नदी होती है। मतलब ये 5 नदियाँ सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है, पंचनद। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज और इसकी लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाथवा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? रावी, ब्यास, स्पीति या फिर सतलज नदी पर। तो नाथवा झाकरी की अगर बात करें तो इसका निर्माण किया गया है सतलज नदी पर। इसके अलावा कुछ और भी परियोजनाएं सतलज नदी पर हैं, जैसे कि कोल डैम और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भाखड़ा नागल बांध भी इसी पर स्थित है और इंदिरा गांधी नहर भी सतलज नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का या फिर अध्यारोपित अपवाह का। तो ये उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का।
मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय उत्थान से पहले भी वहीं बहती थीं जहाँ पर वो अब बह रही हैं। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो पहले भी ये इसी रास्ते से होकर बहती थीं और पहले हिमालय पर्वत की जगह टेथिस सागर हुआ करता था। तो ये टेथिस सागर में अपना जल गिराती थीं, लेकिन फिर अब वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, तब भी ये हिमालय को काट करके उसी रास्ते से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो पहले भी मतलब हिमालय उत्थान से पहले भी वहीं बहती थीं और अब भी वहीं पर प्रवाहित होती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण माना जाता है। तो ऐसी नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र है, उसके अलावा सतलज, ये भी मानसरोवर से निकलती है, सतलज, और सिंधु नदी और गंगा नदी भी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और गंगा, इन चारों नदियों को पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो गोमती, दामोदर, कोसी या फिर यमुना। तो गंगा एक्शन प्लान की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 14 जनवरी 1986 और इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो इस टाइम गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत होती है और इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण मुक्त करके उसके जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो इसमें कोसी नदी को शामिल नहीं किया गया है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, इसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था, गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गोमुख से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, मतलब गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगोत्री नदी मतलब गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किससे मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन से? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, तो ये यमुना से ही मिलेगी। और इसके अलावा यमुना की सहायक नदियाँ और हैं चंबल, सिंध, केन, ये प्रमुख यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर ये सिंधु नदी नहीं है, सिंध नदी है, क्योंकि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होकर पाकिस्तान आती है, जबकि जो सिंध नदी है ये यमुना की सहायक नदी है और मालवा के पठार से निकलकर फिर यमुना से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि गंगा नदी भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती? तो बताइए कि कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो जो कोसी नदी है ये अपना मार्ग बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित करती है और इस कारण से काफ़ी टाइम मतलब कई बार बाढ़ भी आ जाती है और बाढ़ आने के कारण ही इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मतलब ये बिहार में भारी बाढ़ लाती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कोसी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या फिर सरयू? तो अगर हम बात करें कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर।
और सरयू नदी के तट पर बात करें तो इसके तट पर स्थित है अयोध्या और फैजाबाद। इसके अलावा और स्थित है बलिया। सरयू नदी को ही घाघरा नदी भी सरयू नदी को ही कहा जाता है। और गंडक नदी के किनारे स्थित है पटना। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा, गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, मतलब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? चौखंबा, बंदरपुछ, नंदा देवी या फिर नीलकंठ। तो यमुना नदी निकलती है बंदरपुछ नामक स्थान के पास। एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थान हो जाएगा बंदरपुछ, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, मतलब जब वो गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका भी मतलब इसे भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब गंगा पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है? हिमनद का मतलब ग्लेशियर होता है। तो यमुना नदी भी ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा भी निकलती है। उसके अलावा मंदाकिनी नदी भी ग्लेशियर से ही निकलती है। इसमें जो कोसी नदी है ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थान ग्लेशियर से नहीं है, बल्कि ये नेपाल के समीप गोसाईनाथ से निकलती है। नेपाल के समीप गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलती है। और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और जो अलकनंदा है ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। और मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से या चौराबाड़ी झील से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, मतलब कौन सी दो नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण करती हैं। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा व ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेनगंगा व पेंचगंगा, चंबल व सोन नदी में। तो मगर और घड़ियालों के संरक्षण की अगर बात करें तो इनका संरक्षण किया जा रहा है चंबल व सोन नदी में, जिसमें कि जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है और ये मालवा के पठार में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। और विंध्य पर्वत श्रेणी में एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। जबकि जो सोन नदी है ये भी विंध्य पर्वत श्रेणी से ही अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो इन्हीं दोनों नदियों में मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, मतलब सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जबकि जो चंबल नदी है ये विंध्य पर्वत श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और दोनों ही नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। इसके अलावा ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है।
अमरकंटक। इसके अलावा अभी मैंने बताया सोन नदी, वो भी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पार्वती या फिर महानदी की? तो तवा नदी की अगर बात करें तो ये सहायक नदी है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है, और ये नदी मतलब ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और निकलने के बाद नर्मदा नदी में मिल जाती है। महादेव पर्वत के पास से निकलती है। महादेव पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसमें गंगा, स्वर्णरेखा और महानदी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, और ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जबकि जो नर्मदा नदी है ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है, और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। तो इनमें से जो नर्मदा नदी है ये नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अमरकंटक से निकलने के बाद ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है? मतलब कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो अभी पीछे भी मैंने क्वेश्चन देखा था कि जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है। और बाकी जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, मतलब ये नदियाँ ज्वार नदमुख नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली, यहाँ पर पद्मा हो जाएगा, पद्मा की या फिर स्वर्णरेखा की। तो दामोदर नदी की अगर बात करें तो ये सहायक नदी है हुगली की। हुगली की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हुगली नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, नोयाल, दामोदर, भिवानी या फिर बदार। तो जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण है, और जल प्रदूषण के कारण ही इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक। तो इसको याद रखेंगे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, और जो दामोदर है ये हुगली की सहायक नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो अभी मैंने बताया कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो यही बंगाल का दुख भी कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका आंसर भी दामोदर नदी ही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित है और इसी कारण से इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो महानदी, कृष्णा, ताप्ती या फिर गोदावरी। तो इनमें से जो ताप्ती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर ये खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, लुधियाना रावी नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे और सूरत ताप्ती नदी के किनारे।
तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे है, और सूरत भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबकि जो लुधियाना है वो रावी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लुधियाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई, अमरकंटक या फिर मऊ। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तो हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसमें हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर महानदी। मतलब कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो जो नर्मदा, ताप्ती और ये मांडवी है, ये तीनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, जबकि जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती, ये नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी, वैगई। तो अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है, और गोदावरी नदी भी नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकम चोटी से निकलती है, मतलब ये भी महाराष्ट्र से निकलती है जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। और ये वैगाई नदी ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि महानदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बल्कि बाकी जो तीनों नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, महानदी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे भारत की नदियों से संबंधित, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।